हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 2020 में आए गए सवालों का। ठीक है ना। ये आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, जो झारखंड बोर्ड ने 2022 के एग्जाम टर्म 1 में पूछा हुआ है, जो कि पूरी तरीका से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे मैं इसका एनालिसिस करते हुए इसका ऑब्जेक्टिव आंसर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार से झारखंड बोर्ड में सामाजिक विज्ञान में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये पेपर भी 1 घंटे 30 मिनट का होता है, जिसका फुल मार्क्स कितना होता है? 40 होता है। ठीक है ना। आपको 1.5 घंटे में पूरे आंसर करने होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरह के सवाल पिछले साल यानी कि 2022 का फरवरी वाले एग्जाम में आया था। ये इसे फरवरी में एग्जाम हो नहीं पाया था, अप्रैल में एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, जो कि टर्म 1 का पेपर था। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे देखेंगे। दूसरे सवाल में दिया गया है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्रकृति की इकाई थी? यह किसका विश्वास था? 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जियोसिपी मैथिसनी। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जियोसिपी मैथिसनी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। ठीक है ना। तो तीसरा सवाल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे तीसरा सवाल आप देखेंगे, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का? यूनान का संक्रमण है ना, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा। ठीक है। आइए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं सवाल नंबर चौथे की तरफ। और जैसा कि आप सवाल नंबर यहाँ पे चौथे देख सकते हो, सवाल नंबर चौथा आपसे क्या पूछा गया है कि 1848 में यूरोपीय देश के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? इसके कारण क्या थे? इसके कारण में क्या क्या शामिल थे दोस्तों? गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और इनमें से सभी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि ये सारे कारण थे। भुखमरी भी कारण था, गरीबी का कारण था और बेरोजगारी भी कारण था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है। पढ़ते हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 5वें में। सवाल नंबर 5वें आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया हुआ था? ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जिउसेप्पे मैथिसनी। ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 यहाँ पे आप देखेंगे तो सवाल नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई करने के लिए निम्न में से क्या किया गया था? ठीक है ना। 6 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, निम्न में से क्या किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। युद्ध के नाम पर कर्जे भी लिए गए थे, करों में वृद्धि भी की गई थी और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 7वें की तरफ। तो सवाल नंबर 7 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह किसका विश्वास था? तो यह विश्वास किसका था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी यहाँ पे अहिंसा धर्म को मानते थे। ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 8 में यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल 8 आपसे क्या पूछा है यहाँ पे कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैसाखी मेला। ये बहुत फेमस कांड है जालियांवाला बाग। ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैसाखी मेला। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। आप यहाँ पे सवाल नंबर अगर 9 देखेंगे तो सवाल नंबर यहाँ पे क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। ठीक है ना। कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं।
तो 9 नंबर का ही सही आंसर क्या हो जाएगा? नमक। नमक में जो टैक्स लगाया गया था उसके बारे में एक खत लिखा गया था, ठीक है ना। और किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा वायसराय इरविन को लिखा गया था, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 10 भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या कहता है? सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, चौरा चौरी कांड या चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? सवाल नंबर 12 क्या पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 1922 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। तो जैसा कि सवाल नंबर 13 आप यहाँ पे देख सकते हैं, सवाल नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है? सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मृदा अपवर्तन, ठीक है ना। पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपवर्तन, यानी मृदा वहां से गायब हो गया। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 14 में आपसे क्या कहा गया है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम बताइए, ठीक है ना। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? तो 14 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? जैव और अजैव संसाधन, ठीक है ना। जैव और अजैव संसाधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। आइए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो सवाल नंबर 15 हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे सवाल नंबर 15 यहाँ पे पढ़ लीजिए। बोला है निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, ठीक है ना। 15 में क्या पूछा गया? निम्न में से किस मृदा को, मृदा का मतलब मैंने क्या बताया? मिट्टी। तो किसे यहाँ पे रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर यहाँ पे हम लोग 16 भी देख लेते हैं। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। तो 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास सामने में है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया। तो जो बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे वो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होंगे वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोनों यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। आइए हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ, ठीक है ना। ये देखिए आपका सवाल नंबर 17 आपके सामने है। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, झारखंड आपका सारे ऑप्शन में दिया गया, ठीक है ना। यानी झारखंड से हमें पता नहीं चल पाया क्योंकि सब जगह पे झारखंड है, तो यहाँ से आंसर हम लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश आप देखेंगे एक जगह पे दिख रहा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी एक जगह पे दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, यानी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। यहाँ पे खनिज और कोयले प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। तो सवाल नंबर 18 आप यहाँ पे देख सकते हैं। सवाल नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भूक्षेत्र मैदान के रूप में है। भूक्षेत्र मतलब भूमि का क्षेत्र है ना, कितना प्रतिशत भाग भूक्षेत्र मैदान के रूप में है। ये आपका 18 नंबर सवाल है, ठीक है ना। तो 18 नंबर का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर, यानी कि 43%। आंसर कितना हो जाएगा? 43%, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे 19 नंबर सवाल में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? 19 नंबर सवाल में पूछा गया है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पठारी क्षेत्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ।
तो सवाल नंबर 20 में आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये आपका सवाल नंबर 20 सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल नंबर 20 आपके सामने, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। 20 नंबर में क्या पूछा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन क्या देंगे, अधिक सिंचाई, हमारा सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। अधिक सिंचाई की वजह से वहां पे भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। प्रांत का मतलब क्या होता है, जगह, इंग्लिश में प्रोविंस कहते हैं इसको, है ना, क्या बोलेंगे, प्रोविंस बोलेंगे। तो किस जगह में होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे सही आंसर क्या देंगे, उत्तरांचल। उत्तरांचल को हम लोग उत्तराखंड कहते हैं ना, जो कि उत्तर प्रदेश से कट के एक अलग राज्य बना हुआ था उत्तराखंड, उसी को हम लोग उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सवाल नंबर 22 यहाँ पे, ठीक है ना। सवाल नंबर 22 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, ठीक है ना। तो 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1972, ठीक है ना। 1972 में लागू किया था कौन सा नियम, भारतीय वन्य जीव अधिनियम, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया। कब हुआ था लागू, 1972 में, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 नंबर, ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 यहाँ पे आप देखेंगे, कौन सी परियोजना यानी प्रोजेक्ट, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। तो 23 का सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 नंबर, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। तो सवाल नंबर 24 आप यहाँ पे देख सकते हैं। सवाल नंबर 24 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है, इनके कारण बताना है। तो पहला कारण है सूखा, दूसरा कारण सिंचाई की बढ़ती मांग, और तीसरा कारण है जल की बेअर्थ बर्बादी। व्यर्थ मतलब बिना मतलब का बर्बादी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सब कारण हैं जिसके वजह से दुनिया भर में जल की कमी बढ़ रही है, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सवाल नंबर 25 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बेल्जियम में 1950-1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था, है ना। तनाव मतलब टकराव, है ना, टकराव बढ़ने लगा था, उनका हमको आंसर बताना है, कौन कौन से वैसे समूह थे, ठीक है ना। तो हमारा ये 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा पहला, फ्रेंच और डच, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच और डच, ठीक है। आइए हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं, ठीक है ना। तो 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आइए हम लोग सवाल नंबर बढ़ते हैं आगे 27 की तरफ। तो 27 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत, है ना, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। 27 में से पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर यानी कि जनता, ठीक है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर यानी कि जनता। सवाल नंबर 28 यहाँ पे आप देख सकते हैं। 28 सबसे क्या पूछा गया है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता का मतलब क्या होता है, पावर, है ना, सरकार। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो 28 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में भी, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में भी, विभाजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इसका मतलब 1 2 3 तीनों ऑप्शन आपका सही हो गया। इन्हें क्या लिखेंगे, इनमें से सभी, ठीक है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल नंबर 29 में क्या दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, ठीक है ना। 29 नंबर सवाल है ये। तो 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामाजिक, तो ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 30 है आपका 30। सवाल नंबर 30 में आपसे क्या पूछा गया है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है, ठीक है ना। तो किसे है, न्यायालय को, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलेंगे। न्यायालय क्या बोलेंगे, कोर्ट बोलेंगे, ठीक है ना।
चलिए हमारे यहाँ पे 30 सवाल कंप्लीट हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 31वें सवाल की तरफ, उसको भी देखते हैं क्या पूछा गया उसमें। तो हम लोग 31 सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल नंबर 31, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया हमसे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, है ना। 31 नंबर सवाल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राज्य सूची। किस में आता है, राज्य सूची, ठीक है ना। आइए हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 32। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है ना, किस सरकार को प्राप्त है। तो 32 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। केंद्र शासित का मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार। ये आपको याद रखने का तरीका भी हो गया, केंद्र शासित यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है ना। चलिए आपका 32 सवाल कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। 33 नंबर सवाल में हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कहा जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो 33 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 33 का सही आपका जवाब हो जाएगा विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 34 नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। 34 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं, है ना। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या क्या हैं। तो 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 नंबर, यानी कि इनमें से सभी। नियमित रोजगार भी, स्वतंत्रता भी, बेहतर मजदूरी भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है, इनमें से सभी। आइए हम लोग यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। तो सवाल नंबर 35 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपका सवाल नंबर 35 है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है ना, यानी कौन सा राज्य अभी तक भी सबसे ज्यादा गरीब है। तो हम लोग यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बताने वाले हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है उन्हीं में से ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ। देखिए तो सवाल नंबर 36 में आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है, ठीक है ना। सामान्य तौर पे किस क्षेत्र में दिखाई देती है, ये हो गया हमारा कृषि क्षेत्र। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र का ये विषय है, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले एक अर्थशास्त्र विषय होता है, उसका ये दिया गया कृषि क्षेत्र। यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि लोग यहाँ पे 5 लोगों की अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको जरूरत है तो उसी काम में 10 लोग यहाँ पे व्यस्त हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3, यानी कि कृषि क्षेत्र, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आगे सवाल नंबर दिया गया है 37 नंबर सवाल। 37 में क्या पूछा गया है यहाँ पे कि भारत किस वर्ग के देशों में आता है ना। भारत किस वर्ग के देशों में आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 1, निम्न आय। क्या हो जाएगा, निम्न आय। बल्कि निम्न आय नहीं, इसको हम लोग विकासशील कह सकते हैं, ठीक है ना, विकासशील, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विकासशील कहेंगे। ये हमारा विकासशील हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न आय का मतलब क्या, विकासशील। अभी भारत हमारा विकासशील देश है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका यहाँ पे हो गया 37 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ, ठीक है। तो सवाल नंबर 38 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ठीक है ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, जो कि अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 यानी 39 की तरफ, ठीक है। तो 39 में हमसे क्या पूछा गया है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं। 29 नंबर, तो क्या हो जाएगा, तृतीय। देखिए आपका जैसी सेवाएं आ गए ना, सारे के सारे सेवाएं कहाँ पे चली जाएंगी, तृतीय क्षेत्र में चली जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर। बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 40वें और आखिरी सवाल की तरफ। हम लोग यहाँ पे सारे सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे आखिरी सवाल पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, सवाल नंबर 40, ठीक है ना। 40 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र है ना, एग्रीकल्चर एक सेक्टर में
कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। श्रमिकों का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मजदूर लोग, है ना। तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी, क्योंकि उनके पास कभी भी पूरे साल भर का काम नहीं होता है। पूरे 12 महीने में वो लोग को बराबर काम नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि हमारा 40 का 40 सवाल जो एसएसटी में झारखंड बोर्ड द्वारा पूछा गया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि टर्म 1 का पेपर मैं यहाँ पे लाया था आपके सामने, ठीक है ना। तो ये पेपर मैं दिखा कर ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कितने आसान और किस प्रकार से सवाल यहाँ पे आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये मेरा ही साइन है, 7 तारीख 4था महीना 2022 को टर्म 1 का पहला पेपर यहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। तो उसी का मैं पेपर यहाँ पे लाया हूं, मैं दिखा रहा था आपको कि मतलब कैसे पेपर पूछे जाते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का तैयारी करना है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में जो मैंने बात बताया है आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीका से, और आप इसी के हिसाब से अपना तैयारी जो है करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अर्ली नोटिफिकेशन रिसेंट वीडियो को पाने के लिए आप बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए अलग अलग बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा, आपको प्रीवियस पेपर दिखाता रहूंगा, कैसे मार्किंग होती है वो दिखाऊंगा, कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में मैं आपको गाइडेंस करता रहूंगा, ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।